तो आज हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की 2025 में आई किताब आर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये किताब भारतीय संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं देखती, बल्कि इसे एक जिंदा, लगातार विकसित होती इकाई मानती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। एक लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमारा इरादा है ये समझना कि ये संविधान समय के साथ कैसे बदला है, कैसे ये भारत की जबरदस्त विविधता और हमारे गहरे लोकतांत्रिक मूल्यों का आईना बना है। तो चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, जरूर। किताब का जो असल मकसद है वो यही दिखाना है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम्म। ये समाज और सियासत जैसे जैसे बदलते हैं उनके साथ खुद को ढालता रहता है, पनपता रहता है। सही। कहने को तो ये महज 118 पन्नों की किताब है, लेकिन लेकिन इसमें जैसे भारत की रूह, उसका सार समाया हुआ है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेखक संविधान को सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं मानते। अच्छा। हाँ, स्रोत के अनुसार वो इसे भारत की अनेकता में एकता और जो हमारी सबको साथ लेकर चलने की भावना है ना, हाँ हाँ। उसका सबसे बड़ा रखवाला मानते हैं। उनका तर्क है कि यही समावेशी सोच हमारे देश की बुनियाद है। और संविधान उसकी हिफाजत करता है। बिल्कुल, संविधान उसी बुनियाद की हिफाजत करता है। तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि संविधान सिर्फ कुछ कानून के जानकारों ने बंद कमरों में बैठकर नहीं लिखा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा और कह सकते हैं दर्दनाक ऐतिहासिक संदर्भ है। देश का बंटवारा, लाखों लोगों का उजड़ना, हाँ, और उस उथल-पुथल के बीच एक नए, बहुत विविध गणराज्य को बनाने की एक फौरी जरूरत थी। सही कहा। उस मुश्किल दौर में ये दस्तावेज एक किस्म का वादा था। एक वादा। एक ऐसा वादा जो भारत के हर बाशिंदे को, चाहे वो किसी भी मजहब, जाति, इलाके या जबान का हो, बराबरी के हक, मौके और हिफाजत देने का इरादा रखता था। स्रोत इसे अतीत के जख्मों पर मरहम लगाकर एक साझा मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बताता है। ये नजरिया वाकई बहुत अहम है। ये संविधान को महज कानूनी नियमों की किताब से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। हाँ। ये दिखाता है कि संविधान असल में हमारे देश की उम्मीदों, उसके जो तल्ख तजुर्बे रहे हैं और आने वाले कल के सपनों से मिलकर बना है। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हमारी साझा पहचान और मूल्यों का दस्तावेज है। बिल्कुल। और क्या स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है कि इतनी ज्यादा विविधता वाले देश में इतने अलग अलग विचारों के बीच संविधान सभा में सहमति कैसे बनी होगी? ये तो अपने आप में एक कहानी होगी। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। लेखक बताते हैं कि संविधान सभा में तीखी बहसें हुई, अलग अलग नजरिए टकराए। जाहिर है। हाँ, वो तो लाजमी है। पते की गुंजाइश रखना भारतीय लोकतंत्र के मिजाज में रहा है। मतलब ये सिर्फ ऊपर से थोपा गया दस्तावेज नहीं था। नहीं, काफी हद तक आम सहमति से उभरा था। ये जानना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब बात करते हैं संविधान की बनावट और इसके बुनियादी उसूलों की। जी। किताब प्रस्तावना यानी संविधान की भूमिका, जिसमें इसके मूल दर्शन की झलक है, फिर मौलिक अधिकार जो हर नागरिक को इज्जत और आज़ादी की गारंटी देते हैं। हाँ, नागरिक कर्तव्य जो हमसे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी वो सिद्धांत जो सरकार को एक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी राज्य बनाने का रास्ता दिखाते हैं। इन सब की बारीकी से पड़ताल करती है। थरूर इन्हें भारतीय लोकतंत्र की नींव के पत्थर मानते हैं। हाँ, और लेखक का अंदाज यहाँ खास है। वो इन हिस्सों को सिर्फ कानूनी भाषा या एकेडमिक सिद्धांतों की तरह नहीं देखते हैं। अच्छा, स्रोत के मुताबिक वो इन्हें आम नागरिकों के लिए नैतिक और व्यवहारिक गाइड की तरह पेश करते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि एक अच्छा नागरिक होने का और एक अच्छे समाज का मतलब क्या है। मतलब सिर्फ हक की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और सही गलत की समझ की भी बात है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है, खासकर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, कि ये तो कानूनी तौर पर लागू नहीं कराए जा सकते। क्या स्रोत में लेखक इस पहलू पर भी बात करते हैं कि फिर इनका महत्व क्या है? बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता है जिस पर लेखक ध्यान दिलाते हैं। स्रोत बताता है कि थरूर मानते हैं कि भले इन निर्देशक तत्वों को अदालत में सीधे लागू न कराया जा सके, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह है। एक मॉरल कंपास जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये जनता को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का पैमाना देते हैं, और वक्त के साथ कई निर्देशक तत्व कानून का रूप भी ले चुके हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार। अच्छा, हाँ, राइट टू एजुकेशन। तो ये पूरी तरह दंतहीन भी नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। ये एक दिलचस्प संतुलन है।
और यहीं से बात नागरिक समाज की भूमिका पर आ जाती है। किताब इस पहलू पर भी रोशनी डालती है। तरुण अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ऐसे जन आंदोलन जो आम लोगों के बीच से उठते हैं, संविधान में जरूरी बदलाव लाने या उसे जमीन पर बेहतर ढंग से लागू करवाने के लिए सरकार और व्यवस्था पर दबाव बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ सरकारी इमारतों या अदालतों में नहीं, बल्कि सड़कों और मैदानों में भी जिंदा रहता है। लेकिन इसी के साथ स्रोत एक जरूरी चेतावनी भी सामने रखता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सड़क पर होने वाले आंदोलन, चाहे वो कितने ही अहम या लोकप्रिय क्यों ना हो, वो चुनी ही सरकार और स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकते। अच्छा, मतलब एक सीमा है। हाँ, संविधान एक ढांचा देता है, एक सिस्टम बनाता है, और बदलाव उसी ढांचे के अंदर बहस और कानून के जरिए होना चाहिए। यहाँ एक नाजुक संतुलन साधना होता है, लोगों की आवाज और संस्थागत कार्रवाई के बीच। तो फिर ये संतुलन कैसे सधेगा? क्या स्रोत इस बारे में कोई इशारा करता है कि लेखक के अनुसार जन आंदोलन और संस्थागत प्रक्रियाएं कैसे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं बजाय टकराव के? स्रोत के मुताबिक लेखक का मानना है कि आदर्श स्थिति वो है जहाँ जन आंदोलन मुद्दों को उठाते हैं, जनमत तैयार करते हैं और व्यवस्था पर, आप कह सकते हैं, नैतिक दबाव बनाते हैं। हाँ। जबकि संसद और अदालतें उन मुद्दों पर संवैधानिक दायरे में रहकर विचार विमर्श करती हैं और समाधान निकालती हैं। मतलब दोनों की अपनी अपनी जगह है। बिल्कुल, एक स्वस्थ लोकतंत्र में दोनों की जगह है, लेकिन कोई एक दूसरे को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकता। संतुलन का मतलब है कि दोनों अपनी अपनी भूमिका निभाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। ये समझने वाली बात है। अच्छा, अब किताब एक और काफी संवेदनशील मगर आज के दौर में बहुत अहम मुद्दे पर आती है, हिंदुत्व विचारधारा और संवैधानिक मूल्य। जी, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किताब का। इसमें हिंदुत्व की सोच और उसके कुछ प्रमुख विचारक जैसे विनायक दामोदर सावरकर, एम.एस. गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का विश्लेषण किया गया है। हाँ। थरूर का तर्क है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि उनका हिंदू राष्ट्र का विचार संविधान के मूल चरित्र, खासकर उसकी धर्मनिरपेक्षता, हाँ, सेक्युलरिज्म, यानी राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी और व्यवहार, और जो समावेशी भावना है जिसमें सभी समुदायों के लिए बराबर जगह हो, उससे मेल नहीं खाता। स्रोत के अनुसार लेखक यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, जो सीधे सीधे भारत के भविष्य की दिशा से जुड़ा है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या संवैधानिक सिद्धांत, संस्थाएं और इसकी धर्मनिरपेक्ष बुनियाद हिंदुत्व की राजनीति को अपनी सीमाओं में रख पाएंगी, या फिर हिंदुत्व की राजनीति धीरे धीरे संविधान के मूल स्वरूप को, उसकी आत्मा को बदलकर उसे एक ऐसे धर्मतंत्र या थियोक्रेसी की तरफ ले जाएगी जहां किसी एक धर्म को विशेष दर्जा हासिल हो। किताब इसे आज के भारत के सामने एक केंद्रीय वैचारिक कश्मकश के रूप में पेश करती है। और हाँ, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम केवल स्रोत में प्रस्तुत लेखक के विश्लेषण और उनके तर्कों को आपके सामने रख रहे हैं, इसमें हमारा अपना कोई मत शामिल नहीं है। बिल्कुल, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं जो किताब में कहा गया है। तो इस वैचारिक कश्मकश के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? क्या स्रोत के अनुसार लेखक इस द्वंद्व के भविष्य को लेकर कोई अंदाजा लगाते हैं? स्रोत बताता है कि लेखक कोई निश्चित भविष्यवाणी तो नहीं करते, लेकिन वो चिंता जाहिर करते हैं। चिंता किस बात की? उनका मानना है कि अगर हिंदुत्व की विचारधारा संवैधानिक मूल्यों पर हावी हो जाती है, तो ये भारत के उस मूल विचार के लिए खतरा होगा जिस पर आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी गई थी, यानी विविधता का सम्मान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून के सामने सबकी बराबरी। वो इसे एक ऐसी चुनौती मानते हैं जिसका सामना भारत को सजग होकर करना होगा और जिसका नतीजा भी तय नहीं है। ये एक जारी संघर्ष है। तो इस ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के बाद किताब आज के समय में संविधान की स्थिति पर भी नजर डालती है। हाँ, जो समकालीन चुनौतियां हैं। जी, स्रोत के अनुसार इसमें कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र है जिन्हें संविधान की असली परीक्षा माना जा रहा है। इनमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाया जाना। हाँ, वो तो काफी बड़ी घटना थी, जिसने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया, और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का लागू होना शामिल है, जिसके तहत कुछ पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। जी,
थरूर इन कदमों को, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, संविधान के स्थापित मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती के तौर पर देखते हैं। उनका क्या तर्क है इस पर? उनका मानना है कि ये कदम खासकर संघवाद, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन, धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करते हैं। वो तर्क देते हैं कि ये उस मूल भावना के खिलाफ जाते हैं जो विविधता में एकता और सभी नागरिकों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार पर जोर देती है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि संविधान की व्याख्या और उसे लागू करना कोई सीधी सापाट तयशुदा प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये तो है। यह लगातार बहस, असहमति और कभी-कभी गहरे टकराव का मैदान बना रहता है। अलग अलग राजनीतिक दल, सामाजिक समूह और यहाँ तक कि अदालतें भी संविधान की अलग अलग तरह से व्याख्या करती हैं। सही कहा। और उसे अपने नजरिए से लागू करना चाहती हैं। एक तरह से देखा जाए तो यही लगातार चलने वाला मंथन, ये खींचतान है, संविधान के जीवंत होने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, मतलब ये खींचतान ही जिंदा होने का सबूत है। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान आज भी प्रासंगिक है, उसकी अहमियत है और इसीलिए उस पर इतनी बहस और जद्दोजहद होती है। इसका मतलब है कि संविधान की कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर रोज लिखी जा रही है। बिल्कुल, ये कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला और लगातार बदलते हालात में परखा जाने वाला दस्तावेज है। स्रोत यही इशारा करता है कि ये चुनौतियां संविधान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी प्रासंगिकता और उसके जिंदा होने का प्रमाण है। तो आज की इस बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि शशि थरूर की किताब आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को एक स्थिर दस्तावेज की बजाय एक गतिशील, सांस लेती हुई इकाई के रूप में पेश करती है। ये इतिहास के गर्क से जन्मा है, ये गहरे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर टिका है, ये समाज के आंदोलनों और आवाजों से प्रभावित होता है और ये लगातार नई और पुरानी समकालीन चुनौतियों का सामना कर रहा है। सही कहा। किताब का निचोड़ यही है कि संविधान भारत की बेमिसाल विविधता, उसके अनोखे लोकतंत्र और उसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान का सबसे अहम प्रतीक और गारंटी है। हाँ। स्रोत के अनुसार लेखक का मुख्य तर्क ये है कि इस संविधान की रक्षा करना, इसे मजबूत बनाए रखना आज के समय में बेहद जरूरी है, खासकर तब जब अलग अलग वैचारिक या राजनीतिक नजरियों से इसे चुनौती मिल रही हो। जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, ये किताब लेखक के उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को दर्शाती है और संविधान को इन्हीं मूल्यों के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में देखती है। इस पूरी बातचीत के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये हो सकता है कि एक जीवंत संविधान के नागरिक होने का असल में मतलब क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है, या इसमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी शामिल हैं कि हम इसे जीवंत बनाए रखने में अपना योगदान दें? और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में ये दस्तावेज, हमारा संविधान कैसे विकसित होगा, कौन सी नई चुनौतियां इसके सामने आएंगी, किन नए सवालों का इसे जवाब देना होगा और किन नए तरीकों से ये खुद को आने वाले वक्त के लिए प्रासंगिक बनाए रखेगा। और इसमें हमारी भूमिका क्या होगी? हाँ, और शायद सबसे अहम सवाल, इस विकास की कहानी में हम आम नागरिकों की समझ, हमारी जागरूकता और हमारी सक्रिय भागीदारी की क्या भूमिका होगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सभी को रुक कर सोचने की जरूरत है।